नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपर्ट लर्निंग पे। तो आज शुरू करते हैं हम प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने 15 दिन तक काम किया, फिर विमल चला गया। देखो, 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकते तो 15 दिन में कितना काम करेंगे। एक काम को 20 दिन में पूरा करते तो 15 दिन में कितना करेंगे। 15 दिन में आपका करेंगे 15/20 बराबर 3/4 काम। ठीक है, 3/4 काम करेंगे। एक काम था, एक काम में से 3/4 काम खत्म कर दिया तो बचा कितना, 1/4 काम। ठीक है, तो देखो 1/4 काम था वो कौन करता है, वो शेष कार्य हरीश अकेले 10 दिन में पूरा करता है। ये 1/4 काम कौन करता है, हरीश कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में, 10 डेज में। ठीक है, तो एक काम पूरा कितने दिन में करेगा हरीश काम, ये पूछा ना। हरीश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक काम कितने दिन में पूरेगा, 4 × 10 दिन बराबर आपका 40 डेज। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली में बनाए हुए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड की कमांड क्या है। तो जो टेली में बना हुआ लेजर या खाता वही होता है, वो क्या करता है, वो वास्तविक अकाउंट हेड होता है और उसको हटाने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो आपकी की जाती है Alt+D कमांड। Alt+D कमांड क्या होता है, टेली में जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देन के लिए लेजर एक वास्तविक हेड होता है और सभी अकाउंटिंग वाउचर इसका प्रयोग करते हैं। इसको हटाने के लिए Alt+D कमांड का यूज किया जाता है। कैसे हटाया जाता है, सबसे पहले जाते हैं गेटवे ऑफ टेली पे, उसके बाद में अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे, उसके बाद में लेजर पे, लेजर के बाद में परिवर्तनीय अल्टर की पे, फिर Alt+D दबा के इस लेजर को हटा सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, उस लेजर में कोई भी शेष राशि मौजूद आपकी नहीं होनी चाहिए, लेजर बिल्कुल खाली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पे था, सेवा क्षेत्र, कृषि या औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य फोकस था वो था आपका कृषि क्षेत्र पे था। प्रथम पंचवर्षीय लागू हुई थी 1951 से 1956 तक। ये हैरोल्ड डोमरवेस मॉडल पे आधारित थी। इसमें कृषि क्षेत्र को या एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई थी। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री थे। और योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, या जो डिप्टी चेयरमैन थे वो थे गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के। इस परियोजना को लागू किया था KN राज, जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। इस वो कह सकते हैं इस परियोजना के प्लानर या वास्तुकार KN राज थे। ये ना तो पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी, ना ही पूरी तरह से सफल हुई थी। ये आपके लिए, सरकार के लिए अर्ध सफल योजना थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद या GDP में 2.1% की वार्षिक वृद्धि दर, GDP में 2.1% की वार्षिक वृद्धि दर। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं उनमें थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और खानों को प्राथमिकता दी गई थी। और आठवीं पंचवर्षीय परियोजना में आपके ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन या मानव मॉडल के विकास को वो प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 पे हैरोल्ड डोमरवेस मॉडल पे आधारित कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, √3 की पावर n बराबर 729 है, तो n का मान किसके बराबर है। देखो, हम जानते हैं यदि x की पावर a की होल पावर b हो तो हम उसको लिख सकते हैं x की पावर ab। पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। और दूसरी चीज़, यदि x की पावर a बराबर x की पावर b हो, इसका मतलब होता है देन आपका a = b, राइट। ये दो फॉर्मूले याद रखो यहाँ पे। एक तो x की पावर a की होल पावर b है, मतलब वो पावर आपस में, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाए, x की पावर ab। और यदि x की पावर a बराबर x की पावर b है, देन a = b, हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2
की पावर n, ठीक है। और 729 को क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसको देखो, x की पावर a, 3 की पावर 1/2 की पावर n की पावर x की पावर a की पावर b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n/2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं इसको 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6। अभी इस इक्वेशन से देखो, यदि यहाँ पे देखो बेस सेम है, x 3 है और पावर n/2 और इधर 6/2। यहाँ पे देखो यदि बेस सेम और पावर, तो पावर भी आपकी क्या होती है, सेम, तभी दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे n/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी आ जाए, n बराबर आपका 12। फर्स्ट सॉरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलों में भाग लिया था आपका 1900 में। भारत का नेतृत्व किया था नॉर्मन पिचर्ड ने, ठीक। और भारत ने अपना जो पहला दल भेजा था ओलंपिक खेलों में, भारत ने पहला दल भेजा था 1920 के ओलंपिक में, पहला दल भेजा था। भारत ने 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी पहली बार टीम भेजी थी। भारत ने अपना पहला गोल्ड जीता था हॉकी में, कहाँ पे, एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में। और 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय टीम ओलंपिक में हॉकी में अपराजित रही थी। भारत ने अपना हॉकी में लास्ट जो गोल्ड मेडल जीता था वो 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था। भारत की तरफ से, स्वतंत्र भारत की तरफ से इंडिविजुअल पद जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है केडी जाधव। इन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहलवानी में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, ठीक है। और मिल्खा सिंह एथलेटिक्स में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट है। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में, एथेंस ग्रीस में शुरुआत हुई थी। और इसको कौन कंडक्ट करा था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी शासीय निकाय है, राइट, ये इसको कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल नवकलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित, तो ये आपका ना उड़ीसा से संबंधित। उड़ीसा कहाँ, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। नव का अर्थ होता है नया, नव का अर्थ होता है नया, और कालेबारा का अर्थ होता है शरीर। ये कहाँ मनाया जाता है, ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम ये 1575 में मनाया गया। ये दुवंशी भोई राजा रामचंद्र देव के द्वारा ये शुभ दिन के आधार पे 8, 16 या 19 वर्षों से मनाया जाता है। और पिछला मनाया गया था आपका 2015 में। अब देखो इसमें दिया रखा है बिहू, असम दे रखा है, सिक्किम दे रखा है और पश्चिम बंगाल दे रखा है। तो बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है और सागा दावा सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है। जमाई षष्ठी या दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। तो आपकी हाइड्रोस्टेटिक या द्रव स्थिति विज्ञान, हाइड्रोस्टेटिक या द्रव स्थिति। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम तरल पदार्थों के गुणों से संबंधित अध्ययन करते हैं। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे तैरते हुए पिंडों के संतुलन के संबंधित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग तैरते हुए पिंडों के संतुलन से संबंधित है। कभी कभी हम ना गैसों को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनके गुणों की स्टडी इससे कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन में दे रखा है खगोल भौतिकी। खगोल भौतिकी को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। और थर्ड ऑप्शन में उष्मा प्रवैगिकी, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट ऑप्शन में है ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। खगोल भौतिकी में जो ब्रह्मांड के सितारे होते हैं, ग्रह और आकाशगंगा और उन अन्य वस्तुओं के जन्म, जीवन और मृत्यु की व्याख्या करने के लिए अध्ययन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन में देखो उष्मा प्रवैगिकी या थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं उष्मा, कार्य, तापमान या ऊर्जा के या उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। और प्रकाशीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वो प्रकाश के व्यवहार का निर्धारण और प्रकाश के गुणों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य ये है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य ये है। इन संख्याओं में एक ही है तो दूसरी संख्या पूछेगी। जब दो संख्याएं दी हुई होती है और उनको उनका महत्तम और लघुत्तम समापवर्त्य दिया हुआ होता है तो उनके बीच में एक रिलेशन बनता है। वो क्या होता है, पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। ये संबंध दोनों संख्या में होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त्य, LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल या आपका लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 42, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है, दूसरी फाइंड आउट करनी है। HCF दे रखा है 6 और LCM दे रखा है 84। ठीक है, तो अभी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो 42 से कट जाएगा 2 बार, तो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी अपनी 12। सेकंड संख्या क्या आ जाएगी 12, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन आपका किया गया था वर्ष 1951 में। वर्ष 1951 में पहला संशोधन किया गया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये क्या था, इसमें ना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपका प्रतिबंधित किया गया था। इसमें क्या शामिल किया गया था, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है वो आपका 7.35 से लेके 7.45 तक। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की क्षमता। ये पदार्थ या ये किसी पदार्थ या किसी सॉल्यूशन में अम्लता या क्षारीयता को उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इसकी खोज की थी, पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। इसकी वैल्यू होती है 0 से 14 के बीच में। अब देखो यदि पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो विलियन या सॉल्यूशन क्या होता है आपका अम्ल या एसिडिक नेचर का होता है। यदि 7 से ज़्यादा है तो विलियन क्या होता है, क्षारीय या बेसिक नेचर का होता है। एग्जैक्टली 7 है तो मतलब न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, और इसमें ना अम्ल या क्षार की शक्ति का कैसे पता चलती है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन या फिर हाइड्रोक्साइड माइनस आयनों की संख्या के आधार पे पता चलता है। अब कई बार सुना होगा हमने अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है, जब वर्षा का जो पानी होता है ना उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो तो उसको ना अम्लीय वर्षा कहते हैं। और एक पदार्थ होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका पीएच वैल्यू होता है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू होता है 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। ये एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका गठन किया था आपके राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंदर सान्याल ने। और इसके जो अन्य प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इसका मसौदा भारतीय संविधान के लिए कब तैयार किया गया था, 1923 में इलाहाबाद में। राइट, और ये ना राष्ट्रीय स्तर पे अंग्रेजों के खिलाफ पहला क्रांतिकारी आंदोलन था जो ना काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ था, काकोरी षड्यंत्र में भाग लेने के लिए इसके जो प्रमुख नेता हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, और इनको पकड़ लिया गया था और फिर 1927 में फांसी दे दी गई थी। और फिर ना 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। देखो ए स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन 1, यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² y² 83 तो पूछा एक्स वाई माइनस 1/xy की वैल्यू क्या है। तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यदि इसको हम a मान लें, xy बराबर a मान लें,
ए बराबर एक्स वाई मान ले और बी बराबर 1/xy मान ले। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों तरफ से हम यदि -2 कर देते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ से -2 कर दिया, यहाँ से -2, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते x² y² -2 इंटू xy 1/xy प्लस 1/x² y² बराबर 81 लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये a² हो गया, ये 2, ये a, ये b प्लस ये b² हो गया, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, xy ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो xy माइनस 1/xy का होल स्क्वायर, और इधर 81 का क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर। अब देखो हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने के बाद में क्या आएगा, xy माइनस 1/xy बराबर क्या आ जाएगा आपका 9। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता थी, तो उसमें जो सदस्यता थी वो 164 देशों की सदस्यता थी। WTO विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। ये व्यापार के नियमों को एक वैश्विक प्रणाली और व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एक मंच है, और इसमें ना नवंबर के अनुसार 164 सदस्य थे। अफगानिस्तान 2016 में होने वाला अंतिम देश था, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में, और इसके जो महानिदेशक हैं वो है नकोंजी ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। राइट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो संचालन कौन करता है, इसका संचालन करता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम। ये किस पे बना हुआ है, ये 2 उबलते हुए पानी के रिएक्टरों पे बना हुआ है। किसकी हेल्प से किया गया था इसका निर्माण, संयुक्त राज्य अमेरिका की हेल्प से। 8 मई 1964 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इसमें जो यूरेनियम की सप्लाई होती है वो कौन करता है, फ्रांस, चीन और रसिया इसमें यूरेनियम की सप्लाई करते। अब इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा कलपक्कम, कलपक्कम के बारे में बता दूं, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका मद्रास में स्थित मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। काकरापारा ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में सूरत के पास तापी नदी के तट पे स्थित है। और लास्ट ऑप्शन में क्या है, केगा, केगा भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कर्नाटक में आपका स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था, तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस लिखा था भीष्म साहनी जी ने, भीष्म साहनी जी ने लिखा था। और ये किस पे आधारित है, ये आपका 1947 में भारत विभाजन के टाइम हुए दंगों के ऊपर आधारित है, जो उन्होंने रावलपिंडी में देखे थे। 1900 इस तमस के लिए इनको ना 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और फिर इसके ऊपर 1987 में गोविंद निहलानी ने फिल्म बनाई थी। भीष्म साहनी जी को 1998 में साहित्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंडिया पोस्ट ने भी 2017 में इनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया था। इनके जो अन्य जो प्रमुख उल्लेखनीय कार्य हैं वो क्या थे, झरोखे है, कादियाना, बसंती और कुंत है। अब यशपाल जी दे रखे हैं, नगेंद्र जी दे रखे हैं, त्रिलोचन जी दे रखे हैं। तो यशपाल जी के जो प्रमुख जो लेख हैं वो कौन सा, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, पिंजरे की उड़ान। और नागेंद्र जी की जो उल्लेखनीय कार्य हैं वो है विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, अरस्तु का काव्यशास्त्र, अनुसंधान और आलोचना। त्रिलोचन जी के जो प्रमुख कार्य हैं वो धरती है, गुलाब और बुलबुल है, दिवंगत है
और वार्म डेज या गर्म दिन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1931, 1928, 1927 या 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत आया था आपका 1928 में, 1928 में। इसका गठन किया गया था 26 नवंबर 1927 को। किसके लिए? भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, राइट। और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। इसमें ना 7 लोग शामिल थे, 7 के 7 गोरे लोग थे, 7 के 7 गोरे लोग थे, और जिनके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तो ये एक श्वेत आयोग था, और जॉन साइमन के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें इसका बहिष्कार किया गया था, और साइमन कमीशन 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो 26 नवंबर 1927 को भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। ये एक श्वेत आयोग था जिसमें 7 अंग्रेज शामिल थे, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 27 मई 1930 को, और कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में इसका विरोध किया गया था। एक कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारी 90 है तो टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछिए, टोटल कर्मचारी कितने हैं? तो देखो, ये फीमेल कर्मचारी हो गए और ये मेल कर्मचारी हो गए। इनका रेशियो क्या है? 2:3। अब ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, पुरुष कितने हैं? ये 90 हैं। अब पूछा क्या? टोटल कर्मचारी पूछा। तो टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? टोटल 5 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 5 के रेशियो में, राइट। ठीक है, तो ये 3 कितने गुना है? इससे 30 गुना कर्मचारी, ठीक है। तो 5 भी कितने गुना हो जाएंगे? 5 का भी कितना हो जाएगा? 30 गुना, बराबर आप क्या हो जाएगा? 150 कर्मचारी। कितने हो जाएंगे? 150 कर्मचारी। दोबारा समझ लो इसको। देखो, कर्मचारियों का रेशियो है 2:3, 2 के रेशियो में फीमेल है और 3 के रेशियो में आपके मेल है। दी की हुई पुरुष कर्मचारियों की संख्या दी हुई, कितने दिए हुए? 90, मतलब कितने गुना है? 30 गुना दे रखी है, ठीक है। ये 30 गुना मतलब 90। तो टोटल कर्मचारी कितने होंगे? ये 2 मेल हैं, 3 फीमेल है, तो 5 हो जाएंगे। लेकिन ये 5 नहीं होगा, कितने गुना होगा? 5 का 30 गुना होगा, 150 कर्मचारी कंपनी में होंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिधि पूछिए। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr², राइट। कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। यहाँ से परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या की रिक्वायरमेंट होगी, तो त्रिज्या यहाँ से निकाल सकते हैं। तो r² बराबर क्या हो जाएगा? r² बराबर हो जाएगा 154/π, राइट। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 154/π, 22, और 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7, और इसका रूट 22, तो ये बराबर आ जाएगा r बराबर त्रिज्या बराबर 7। अब वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि हो जाती है 2πr, 2πr, राइट। बराबर कितनी? 2 गुणा 22/7, और r की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 7। तो ये वर्त की परिधि कितनी आ जाएगी? 44। आपकी यूनिट कितनी है इसकी? सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग में करता? प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, बर्तन या सीमेंट उद्योग? तो आपका जो सीमेंट उद्योग है ना, चूना पत्थर को ना कच्चे माल के रूप में उपयोग में करता है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का रूप होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप होता है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसका निर्माण सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। सीमेंट में कौन कौन से वो तत्व मिलते हैं? सीमेंट में ना कैल्शियम मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, एल्यूमिनियम और आयरन या अन्य अवयवों को बारीक पीस के इसका उपयोग किया जाता है। कुचल जो चूना पत्थर होता है वो कुचल चूना पत्थर होता है, उसका सबसे ज़्यादा यूज पोर्टलैंड सीमेंट में किया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट में किया जाता है। चूना पत्थर एक कार्बोनेट
तलहटी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि चूना पत्थर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। चूना पत्थर को गर्म करने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, राइट। इसके जो मुख्य उपयोग और क्या क्या है, निर्माण सामग्री में आवश्यक सीमेंट बनाने के लिए, सड़कों के आधार बनाने के लिए, टूथपेस्ट या पेंट में फिलर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 20 वस्तुएं, मान लो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा ना, कॉस्ट प्राइस बराबर किसके बराबर हो जाएगी, 15 वस्तुओं की विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर। एसपी में सेलिंग प्राइस को लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कट कर सकते हैं ना, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। मैं 4 वस्तुओं का क्रय कॉस्ट प्राइस बराबर 3 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 3/4। अब यहाँ पे ध्यान देना, यदि कॉस्ट प्राइस बराबर 3 है तो सेलिंग प्राइस बराबर मेरी 4 होगी। देख लो, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 3 रुपये में खरीद रहा है, 4 रुपये में बेच रहा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। ठीक है, पूछा परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस गुना 100, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 1, कितने पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो 3 का भाग चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 33.33%, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।